हाय गाइस, मैं सुलक्ष्मी और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एक न्यू टॉपिक के साथ, दैट इज़ हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन। मैं आपको इवोल्यूशन सेकेंड पार्ट में बताऊंगी। इस फर्स्ट पार्ट में मैं आपको सिर्फ हेरिडिटी समझाने जा रही हूँ, ठीक है। सो व्हाट इज़ ट्रेट और कैरेक्टर्स? ट्रेट और कैरेक्टर्स आर एनी ऑब्जर्वेबल फीचर्स लाइक हाइट, कॉम्प्लेक्शन, टेक्सचर्स ऑफ हेयर, कलर ऑफ आईज, शेप ऑफ नोज, चिन एक्सेट्रा आर कॉल्ड ट्रेट्स और कैरेक्टर्स, ठीक है। जो भी आपको ऑब्जर्व कर सकते हैं आप, वो सारी की सारी चीज़ें, ठीक है। जनरली इसमें फिजिकल अपीयरेंस आता है, वो सब आपके कैरेक्टर्स हैं, वो सब आपकी ट्रेट्स हैं, ठीक है। कैरेक्टर ट्रेट इज़ द सेम थिंग। व्हाट इज़ हेरिडिटी? ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर्स और ट्रेट्स फ्रॉम पेरेंट्स टू देयर प्रोजेनी या उनके चिल्ड्रंस या ऑफस्प्रिंग्स इज़ नोन एज हेरिडिटी, ठीक है। बेसिकली आपका कैरेक्टर्स का ट्रांसफ़र होता है। जो भी कैरेक्टर्स हमने यहाँ पढ़े हैं, इन सारे कैरेक्टर्स का, इससे भी बहुत ज़्यादा कैरेक्टर्स हो सकते हैं, इनका ट्रांसमिशन इन, ठीक है, इज़ नोन एज हेरिडिटी, ठीक है। और ये जो ट्रांसमिशन होता है, जो ट्रेट्स होते हैं, दीज ट्रेट्स आर पास्ड फ्रॉम जीन्स ऑफ द पेरेंट टू दिस चिल्ड्रन, ठीक है। सो दिस इज़ नोन एज हेरिडिटी एंड कैरेक्टर्स और ट्रेट्स पास फ्रॉम जीन्स ऑफ द पेरेंट टू द चिल्ड्रन इज़ नोन एज हेरिडिटरी, ठीक है। जो भी ट्रेट आपके पेरेंट्स से आपको मिला है वो आपका हेरिडेटरी ट्रेट है। अच्छा, अगर हम बात करते हैं एनिमल्स की, तो हमारे पास एग्जाम्पल्स हमने पढ़ लिया, हाइट, कॉम्प्लेक्शन, टेक्सचर्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा। पर अगर हम बात करते हैं प्लांट्स के केस में, तो प्लांट्स के केस में जो आपका ट्रेट होता है, दैट इज़ योर शीट शेप, योर प्लांट हाइट, लीफ कलर, सीड कलर, फ्लावरिंग कलर, फ्लावर कलर एक्सेट्रा, ठीक है। चलिए हम आगे चलते हैं। ओके, व्हाट इज़ वेरिएशन? वेरिएशन इज़ बेसिकली द चेंज, द डिफरेंस, ठीक है। आपके क्लास में आप देखा होगा आपने कि आपके बहुत सारे से फ्रेंड के बीच में हर फ्रेंड एक दूसरे जैसा नहीं दिखता है, सब सिमिलर तो नहीं होते हैं, सबके आइज़ कलर, सबके आइरिश का कलर सेम नहीं होता है, हेयर टेक्सचर, हाइट, कुछ भी सेम नहीं होता है, डिफरेंट होता है हर इंडिविजुअल का। सो दिस इज़ वेरिएंस, ठीक है, दिस इज़ वेरिएशन। इसका बेस्ट एग्जाम्पल आपकी बुक में दे रखा होगा ईयर लोब के बारे में, ठीक है। कुछ इंडिविजुअल के पास हैंगिंग ईयर लोब्स होता है, या फिर हम उसको लोब्ड ईयर्स भी कहते हैं। कुछ के पास लोबलेस ईयर होता है, अटैच्ड ईयर होता है, ठीक है। सो दिस इज़ द एग्जाम्पल ऑफ वेरिएशन। चलिए हम आगे चलते हैं। डीएनए, जीन, क्रोमोसोम एंड एलील्स के बारे में। तो डीएनए इज़ नथिंग, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, ठीक है, इट इज़ द जेनेटिक मटेरियल, ठीक है। एंड आप देख रहे होंगे ये यूकैरियोटिक सेल है, इस यूकैरियोटिक सेल में ये न्यूक्लियस है आपका, जस्ट अ सेकंड, दिस इज न्यूक्लियस। ये न्यूक्लियस को मैंने बड़ा कर दिया इधर। इस न्यूक्लियस के अंदर आपका न्यूक्लियस होता है, और इसी न्यूक्लियस के अंदर आपका जेनेटिक मटेरियल होता है, चाहे वो डीएनए हो, चाहे वो जीन हो, चाहे वो क्रोमोसोम हो, ठीक है। ये डीएनए का आप स्ट्रक्चर देख पा रहे होंगे, ठीक है। दिस इज डबल हेलिकल, डीएस कहते हैं हम इसको, इसलिए डबल हेलिकल स्ट्रक्चर होता है। तो बेसिकली आपके फिजिकल फीचर्स के लिए, आपके कैरेक्टर्स के लिए, आपके जो भी कैरेक्टर है जैसे भी है, ठीक है, आपके बॉडी के रेगुलेशन को, आपकी बॉडी में रेगुलेशन मतलब कौन सा प्रोटीन प्रोड्यूस होगा, कौन सा नहीं होगा, कौन से हार्मोन्स प्रोड्यूस होंगे, नहीं होंगे, ये सब कुछ का किस वक्त होगा, ठीक है, कब चाहिए कब नहीं चाहिए, ये सब कुछ डीएनए डिसाइड करता है, आपका जेनेटिक मटेरियल डिसाइड करता है। डीएनए में भी आपका जीन डिसाइड करता है, ठीक है। तो आप ऐसा समझिए कि डीएनए इज़ अ लॉन्ग थ्रेड, ठीक है, उस लॉन्ग थ्रेड में एक छोटा सा सेगमेंट इस जीन। तो ऐसे ही लंबे इस लॉन्ग थ्रेड में बहुत सारे जीन्स होते हैं, मतलब एक डीएनए में आपका बहुत सारे जीन होता है, ठीक है। एक ही जीन नहीं होता है एक डीएनए में। जीन इज़ नथिंग अ सेगमेंट ऑफ डीएनए, ठीक है। और डीएनए इज़ फाउंड इन क्रोमोसोम, मीन्स क्या होता है कि बेसिकली ये आपका डीएनए है। इस डीएनए को अगर हम कंडेंस कर दें, यानी कि उसको हम आप समझिए ऐसा, इसको ऐसे समझिए कि आपने धागे की रिल ली और उसको, धागे को आप लपेटते चले गए, ठीक है। तो जब धागे का लपेटना कंप्लीट हो जाता है, जो आपका एक धागे का बड़ा सा रोल बनता है, दैट इज़ क्रोमोसोम। तो वैसे डीएनए को जब हम लपेटते हैं, हिस्टोन प्रोटीन होता है, एक टाइप का प्रोटीन होता है हिस्टोन, उसके अराउंड जब लपेटते हैं, रैप करते हैं, तो क्रोमोसोम प्रोड्यूस होता है, क्रोमोसोम बनता है, ठीक है।
अच्छा, तो हम कह सकते हैं क्रोमोसोम इज़ अ कंडेंस फॉर्म ऑफ डीएनए, क्रोमोसोम इज़ अ कंडेंस फॉर्म ऑफ डीएनए, ठीक है। अच्छा, तो ये जो क्रोमोसोम है इसका डीएनए का कंडेंस फॉर्म है। अगर हम डीएनए देखें, इस डीएनए, मान लीजिए अगर ये कोई डीएनए है, इस डीएनए का ये वाला पार्ट, ठीक है, ये एक सेगमेंट, ये सेगमेंट आपका जीन कहलाएगा। आप डायग्राम में भी देख पा रहे होंगे इस वाले में, ठीक है, बस यही जीन होता है। Gene is a part of DNA which governs the synthesis of one protein that controls a specific characteristics or traits of an organism। मतलब आपका जीन जो होता है वो सिंथेसाइज करता है और गवर्न भी करता है प्रोटीन्स प्रोड्यूस करता है जो कि आपके कैरेक्टर्स के लिए रिस्पॉन्सिबल्स होते हैं, आपके ट्रेट्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो जीन इज़ यूजुअली यूनिट ऑफ हेरिडिटरी, ठीक है, which is transferred from the parents to their offspring during reproduction, ठीक है। चलिए, since human cells carry 2 copies of each chromosome, they have 2 version of each gene, ठीक है। These different version of gene are called allele, okay। चलिए, मान लीजिए ये क्रोमोसोम है, यहाँ पे इसका एक जीन है, ये जीन मान लीजिए आपकी हाइट के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है, ये जीन आपकी हाइट के लिए रिस्पॉन्सिबल है। आपके पास 2 कॉपी होगी एक क्रोमोसोम की, तो इस क्रोमोसोम में जो ये जीन होगा हाइट रिस्पॉन्सिबल, ये भी हाइट रिस्पॉन्सिबल होगा, पर इसमें थोड़ा सा डिफरेंस होगा, ठीक है। तो ये जो डिफरेंस होगा जीन के केमिकल नेचर में या जीन के अंदर जो भी अरेंजमेंट में, ठीक है, जीन के अंदर जो भी मॉलिक्यूल्स है उसके अरेंजमेंट में, ठीक है, वेरिएशन होगा, तो दैट इज़ अलील। बेसिकली अलील इज़ अ वेरिएंट फॉर्म ऑफ जीन और कुछ नहीं है। मान लीजिए अगर कोई आपकी जीन रिस्पॉन्सिबल है टॉलनेस के लिए, सॉरी रिस्पॉन्सिबल है हाइट के लिए, ठीक है, कोई एक ए जीन रिस्पॉन्सिबल है हाइट के लिए, तो उस जीन में अगर कुछ वेरिएशन हुआ तो हो सकता है वो अलील जो हो, वो जो वेरिएशन हुआ वो अलील है। वो अलील टॉलनेस भी दे सकता है, वो अलील आपको ड्वार्फनेस भी दे सकता है। ड्वार्फनेस मीन्स शॉर्ट हाइट, ठीक है। तो दिस इज़ अलील, दिस इज़ जीन एंड दिस इज़ क्रोमोसोम। आई होप सबको क्लियर हो गया हो। चलिए हम आगे चलते हैं। हम डिफरेंट वर्जन ऑफ जीन आर कॉल्ड अलील्स। अलील क्लियर है हमको। अच्छा, अब अलील प्रोड्यूस हो गई, जीन में कुछ वेरिएशन आई, अलील प्रोड्यूस हुई। अलील आपका कुछ भी हो सकता है, लाइक अगर हम बात करते हैं हाइट की, तो हाइट किसी की छोटी भी हो सकती है, बड़ी भी हो सकती है, 2 ही हमारे पास ऑप्शन होते हैं, ठीक है। तो जो भी अलील आपके टॉलनेस के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा दैट इज़ नोन एज डोमिनेंट अलील। जो भी अलील आपके ड्वार्फनेस के लिए, हाइट की छोटी हाइट के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा दैट इज़ नोन एज रिसेसिव अलील। क्यों रिसेसिव, क्यों डोमिनेंट, वो हम आगे जाके देखेंगे एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू, ठीक है। अच्छा, जो भी चीज़ यानी कि जो भी ट्रेट, एनी कैरेक्टरिस्टिक्स और ट्रेट विच इज़ विजिबल इन एन ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड इट्स फिनोटाइप, ठीक है। जो भी फिजिकल अपीयरेंस है, जो भी हमें फिजिकली हमें विजिबल है, हमें आंखों से दिख रहा है, वो फिनोटाइप होता है। जैसे कि छोटा होना या ड्वार्फ होना, ठीक है, या लंबा होना, ये सब चीज़ें हमें दिख रही नज़र आती हैं। पर कोई अगर टॉल है या कोई अगर ड्वार्फ है, उसके पीछे जो जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन है वो हमें नज़र नहीं आता, ठीक है। उस जीन में क्या चेंजेस है जिसकी वजह से वो टॉल है या ड्वार्फ है, वो हमें नज़र नहीं आता। कौन सा अलील है, ठीक है, वो हमें नज़र नहीं आता। तो दैट अलील विच इज़ नॉट विजिबल, ठीक है, सॉरी, दैट जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, ठीक है, इज नोन एज जीनोटाइप। इन सिंपल वर्ड्स, जीनोटाइप इज द डिस्क्रिप्शन ऑफ जीन प्रेजेंट इन एन ऑर्गेनिज्म। कैसा जीन है, डोमिनेंट जीन है, रिसेसिव जीन है, ठीक है, सो दैट इज जीनोटाइप। चलिए हम चलते हैं आगे। दैट इज़ जॉर्ज मेंडल। जॉर्ज मेंडल ये साइंटिस्ट हैं, ही इज़ कंसिडर्ड एज फादर ऑफ जेनेटिक्स, ठीक है। उन्होंने एक्सपेरिमेंट्स किए थे, स्टडी किया था
पाइसम सटिवम के ऊपर, दैट इज़ पी प्लांट के ऊपर। और उन्होंने काफ़ी सारे स्टडी किए जिसमें उन्होंने देखा कि किस तरह से आपके जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो ट्रांसफ़र हो रहे हैं फ्रॉम पेरेंट्स टू प्रोजेनी। उनका ये मेन मोटिव था, सब ऑब्जर्व करना कि कैसे रिस्पॉन्सिबल है आपके पेरेंट के कैरेक्टर्स, कैसे ट्रांसफर्स हो रहे हैं, ठीक है, ये सब चीज़ें बातें। अच्छा, अगर हम दो प्लांट लेते हैं और उनकी क्रॉसिंग करवाते हैं, उनकी क्रॉसिंग या उनकी ब्रीडिंग करवाते हैं, ठीक है, यानी कि दो प्लांट को हम रिप्रोड्यूस करवा रहे हैं, ठीक है, तो उस कंडीशन में जो उनका प्रोजेनी प्रोड्यूस होगा, अगर वो पेरेंट्स के फिनोटाइप से या मदर की फिनोटाइप या फादर की फिनोटाइप से मैच करता है, ठीक है, तो देन इन दैट केस दैट इज़ ट्रू प्रोजेनी, मीन्स सिमिलर टू पेरेंट। पर उसका जीनोटाइप अगर पेरेंट की जीनोटाइप से डिफरेंट है, तो इन दैट केस एक नया प्लांट बनता है और उस नई प्लांट को हम कहते हैं हाइब्रिड। ओके, चलिए आज हम बात करेंगे मोनो हाइब्रिड क्रॉस के बारे में। मोनो हाइब्रिड क्रॉस इज़ वेरी इजी। मोनो हाइब्रिड क्रॉस मीन्स, मोनो मीन्स सिंगल, इसमें हम एक ही पेयर के कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स लेते हैं। लाइक हम हाइट को लेते हैं और उसके कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स जैसे कि टॉलनेस एंड डॉफ्टनेस। टॉलनेस के अलील को कंसिडर करेंगे, डॉफ्टनेस के अलील को कंसिडर करेंगे, और आगे हम देखते हैं क्या होता है। चलिए, तो बेसिकली क्या किया मेंडल जो थे, उन्होंने ऑब्ज़र्व किया कि जब वो प्योर टॉल प्लांट को प्योर शॉर्ट प्लांट के साथ क्रॉस करवा रहे हैं, तो उनका जो पहला जनरेशन F1 जनरेशन या फीमेल जनरेशन है, उस जनरेशन में सारे के सारे प्लांट्स उनके टॉल हैं, एक सिंगल प्लांट शॉर्ट नहीं है, ठीक है, ये उनका ऑब्जर्वेशन था। सेकेंड ऑब्जर्वेशन क्या था, जब उन्होंने फर्स्ट जनरेशन को ही सेल्फ करवाया, उनकी सेल्फिंग करवाई, मतलब इन्हीं प्लांट को एक दूसरे के बीच में क्रॉसिंग करवाया, तो उन्हें F2 जनरेशन मिला जिसमें उनके 3/4 प्लांट टॉल थे और 1/4 इज़ डॉर्फ। तो फिर उस कंडीशन में उन्होंने कहा कि ड्वार्फिज्म इज़ रिसेसिव इन नेचर, मतलब ड्वार्फिज्म वो नेचर है, वो एग्जिस्ट तो करता है पर रिसेसिव हो जाता है, ठीक है, सप्रेस्ड हो जाता है, और जो टॉलनेस का जीन है वो रिसेसिव जीन को सप्रेस कर देता है, अपने आप को अच्छे से एक्सप्रेस करता है, ठीक है, जिसकी वजह से जब भी ये वाला कंडीशन आता है, कैपिटल T स्मॉल t, कैपिटल T फॉर डोमिनेंट अलील्स, स्मॉल t फॉर रिसेसिव अलील्स, उस कंडीशन में आपका हमेशा जो डोमिनेंट अलील होता है, जो आपका कैपिटल T होता है, वो डोमिनेंट हो जाता है और इसका एक्सप्रेशन सप्रेस हो जाता है, ठीक है, सप्रेस्ड हो जाता है, जिसकी वजह से पहले जनरेशन में सारे के सारे प्लांट्स आपके डोमिनेंट थे, टॉल थे, ठीक है। और जब F2 जनरेशन में जब स्मॉल टी का क्रॉस, मतलब स्मॉल टी आपका फॉर्म हुआ, कम्बिनेशन आपका दोनों जो अलील थे वो डॉर्फ अलील थे, उस कंडीशन में ही वो अपने आप को एक्सप्रेस कर पाया। सो आई होप सबको डोमिनेंट और रिसेसिव कंडीशन क्लियर हो गया होगा, क्या सेल्फिंग की स्टोरी थी, ये सब भी क्लियर हो गई होंगी बातें, ठीक है। अच्छा, चलिए हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर। दैट इज़ लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। तो मोनो हाइब्रिड क्रॉस को स्टडी करने के बाद जो मेंडल ने कंक्लूड किया था, उसको एक लॉ का रूप दिया उन्होंने और उसे कहा लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, ठीक है। तो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन पढ़ने से पहले एक बार हम इस डायग्राम पे ध्यान देते हैं। अच्छा, फिनोटाइप पता है सबको, तो टॉल, जब हम F2 जनरेशन की बात करते हैं उसमें आप देख पा रहे होंगे 3 टॉल प्लांट्स है, एक डॉर्फ प्लांट है, ठीक है। तो फिनोटाइपिक रेशियो इज़ 3:1, जीनोटाइपिक रेशियो इज़ 1:2:1, यानी कि इसमें एक टॉल प्लांट है, प्योर टॉल है, 2 इंटरमीडिएट है यानी कि हाइब्रिड है, यानी कि एक टॉल मतलब उसके पास 2 अलील है और दोनों अलील काफ़ी डिफरेंट है, एक टॉल का अलील है, एक डॉर्फनेस की अलील है, तो दैट इज़ हाइब्रिड, क्योंकि पेरेंट्स से डिफरेंट है, पेरेंट तो प्योर टॉल और प्योर डॉफ थे, ठीक है। तो 2 इसलिए आया, एंड अब दूसरा है 1, यानी कि
आपका स्मॉल ड्वार्फ, दिस वन, ठीक है। दैट्स वाई जीनोटाइप रेशियो इज़ 1:2:1। अच्छा, आई होप इसको क्लियर हो गया ये बात। चलिए अब हम चलते हैं लॉ ऑफ सेग्रीगेशन की तरफ। सो अकॉर्डिंग टू मेंडल, first law of inheritance, the characteristics or traits of an organism are determined by the internal factors or genes, ठीक है, which occurs in pairs. Only one pair of such factor can be present in a single gamete, ठीक है। ये बात क्लियर हो गई। इसका मतलब ये था कि आपके पेरेंट्स से आपको कौन सा जीन मिलता है। आपका हर पेरेंट, मतलब आपके फादर आपको टॉलनेस का जीन देते हैं या आपकी मदर आपको ड्वार्फनेस का जीन देते हैं, दैट इज़ रैंडम, ठीक है। ये बात तो रैंडम है। दूसरी बात ये होती है कि आपको आपके हर पेरेंट से एक जीन मिलेगा उस पर्टिकुलर कैरेक्टर में, ठीक है। तो यही है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन की, जो आपका इंटरनल जीन्स होते हैं जो कि पेयर्स में रहते हैं, ओनली वन ऑफ अ पेयर ऑफ सच फैक्टर्स कैन बी प्रेजेंट इन सिंगल गैमेट, ठीक है। ये देखिए, जब हम बात करते हैं, आप एग्जाम्पल में ध्यान दीजिए इस डायग्राम में ज़रा, गैमेट देखिए इधर, गैमेट क्या बनता है। ये अगर मानते हैं हम आपका जो कैपिटल टी और प्योर टॉल जो है फादर है वो, ठीक है, फादर, वो गैमेट जो दे रहा है आपका, ठीक है, वो गैमेट दे रहा है आपका, मतलब आपका जो वो आपको जो प्रोजेनी है उसको वो आपका डोमिनेंट अलील दे रहा है, ठीक है, कैपिटल टी, और जो मदर है वो आपका जो प्रोजेनी है उसको ड्वार्फ अलील दे रही है, ठीक है। तो यही लॉ ऑफ सेग्रीगेशन है, ठीक है। ओनली वन ऑफ अ पेयर ऑफ जीन सच फैक्टर कैन बी प्रेजेंट इन अ सिंगल गैमेट, ठीक है। चलिए, तो बेसिकली क्या है कि द लॉ ऑफ सेग्रीगेशन सेज दैट वन यू गेट फ्रॉम ईच पैरेंट इज रैंडम। कौन सा अलील मिलेगा वो रैंडम है, और हर पैरेंट आपको एक अलील देगा, ये बात भी निश्चित है, दिस इज डिसाइडेड, ठीक है। चलिए, डाई हाइब्रिड क्रॉस में हल्का सा डिफरेंस है। मोनो हाइब्रिड क्रॉस में हम एक कैरेक्टर्स लेते हैं, डाई हाइब्रिड क्रॉस में हम दो कैरेक्टर लेते हैं। जैसे कि इसमें हमने दो कैरेक्टर लिया है, पी प्लांट का शेप और उसके सीड जो होता है, ठीक है, पी प्लांट के सीड का शेप और पी प्लांट के सीड का कलर, ये हमने लिया है, ठीक है। तो कलर इज़ येलो एंड ग्रीन एंड शेप इज़ राउंड एंड रिंकल। तो येलो एंड जो आपका राउंड होता है ये डोमिनेंट होता है, ग्रीन और रिंकल्ड इज रिसेसिव, ठीक है। तो यही सेम फॉर्मूला यहाँ भी वही फॉर्मूला अप्लाई होगा जो आपका मोनो हाइब्रिड क्रॉस में हुआ था, कि जब आपका देखिए दिस कैपिटल वाई इज़ फॉर येलो, ठीक है, ये येलो वाले अलील्स हैं, ये आपका कैपिटल आर इज़ फॉर राउंड अलील, ठीक है, क्योंकि ये आपका कलर है और ये आपका शेप है, तो हर ट्रेड का अपना खुद का दो अलील होगा, खुद के पेयर्स होंगे जीन के भी, ठीक है। तो इसलिए हमने दो वाई और दो आर लिया है, ठीक है। तो इसकी जब हम क्रॉसिंग करवाते हैं स्मॉल वाई एंड स्मॉल आर के साथ, इधर देखिए, ठीक है, पी जनरेशन, पेरेंट जनरेशन, तो जो आपका बेसिकली गैमेट प्रोड्यूस होगा वो क्या होगा, एक सेकेंड, आपका इसका गैमेट प्रोड्यूस होगा बिग वाई बिग आर, ठीक है। इसका गैमेट प्रोड्यूस होगा स्मॉल वाई स्मॉल आर, यानी कि ग्रीन एंड रिंकल्ड, येलो एंड राउंड, ठीक है। बात समझ में आगे क्लियर होगी बात। चलिए, कैप स्मॉल मतलब दैट इज रिसेसिव, ठीक है, बात क्लियर हो गई। तो ये आपके गैमेट प्रोड्यूस हुए।
यही गैमेट आपके F1 जनरेशन को मिलता है, और F1 जनरेशन बनता है आपका हाइब्रिड नेचर का है। देखिए इसके पास ये नेचर है, वाई आर स्मॉल वाई स्मॉल आर, यही नेचर है, ठीक है। तो अब डोमिनेंट जीन अपना एक्सप्रेशन दिखाएंगे, यानी कि येलो राउंड होगा, ये स्मॉल वाई स्मॉल आर रिप्रेस हो गए आपके, रिंकल्ड और ग्रीन कलर रिप्रेस हो गया। तो यही वही फॉर्मूला, सेम फॉर्मूला अप्लाइड है इसमें भी। फिर जब हम इस F1 जनरेशन की सेल्फिंग करवाएंगे तो हमें 9:3:3:1 के फॉर्मूला में रेशियो में चीज़ें मिलेंगी, फिनोटाइप मिलेगा। तो जो 9:3:3:1 का रेशियो है उसमें 9 इज़ राउंड येलो, 3 इज़ राउंड ग्रीन, 3 इज़ रिंकल्ड येलो एंड 1 इज़ रिंकल्ड ग्रीन, ठीक है। तो बेसिकली जो आपका रिंकल्ड येलो एंड राउंड ग्रीन है ये आपका इंटरमीडिएट्स बन रहे हैं इसमें, ठीक है। और आपका रिंकल्ड ग्रीन इज प्योर एंड राउंड येलो इज प्योर, ठीक है। लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट की बात करते हैं हम। अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, द अलील्स ऑफ 2 more genes gets assorted into gametes independently of each other. The allele received for one gene does not influence the allele received for another gene. यानी कि आपका जो राउंड ग्रीन है या रिंकल ग्रीन है ये एक दूसरे के साथ इंटरमिक्स नहीं होते, अपने आप को इंडिपेंडेंटली एक्सप्रेस करते हैं, ठीक है। यानी कि आपका शेप और आपका कलर, जो अलील्स है वो मिक्स नहीं होते हैं, एक दूसरे को इन्फ्लुएंस नहीं करते, वो अपने आप इंडिपेंडेंटली एक्सप्रेस करते हैं अपने आप को, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक इज सेक्स डिटर्मिनेशन। सेक्स डिटर्मिनेशन, द प्रोसेस बाय विच सेक्स ऑफ अ पर्सन इज डिटरमाइंड इज कॉल्ड सेक्स डिटर्मिनेशन, ठीक है। आपको सभी को पता है कि मेल हैव XY, फीमेल हैव XS क्रोमोसोम्स, ठीक है। टोटल हमारे पास 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं, ठीक है। वैसे 46 क्रोमोसोम्स होते हैं। 23 पेयर्स में से भी डायग्राम देखते हैं ज़रा हम। 23 पेयर्स में भी हमारे पास जो 22 होते हैं वो आपका ऑटोजोम होता है, और जो लास्ट वाला क्रोमोसोम होता है दैट इज़ सेक्स क्रोमोसोम, ओके। तो उस कंडीशन को हम ज़रा अब कंसिडर करेंगे। आप इधर डायग्राम में देखिए, फीमेल हैव 2X क्रोमोसोम, मेल हैव 1X एंड Y क्रोमोसोम। आपका जो Y क्रोमोसोम का आर्म लेंथ होता है, ठीक है, इसे आर्म्स कहते हैं हम, इन दोनों को, इसको और इसको आर्म्स कहते हैं। जो Y क्रोमोसोम का लेंथ होता है नॉर्मल X क्रोमोसोम की कंपेरेटिवली काफ़ी शॉर्ट है, आप देख पा रहे होंगे, ठीक है। अब बात क्लियर होगी ये क्रोमोसोम्स के बारे में। अच्छा, तो हम पहले रिप्रोडक्शन में जान चुके हैं ये बात कि स्पर्म डिटरमाइंस द सेक्स ऑफ द चाइल्ड एंड सेक्स ऑफ द चाइल्ड डिपेंड्स ऑन व्हाट हैपेंस इन द फर्टिलाइजेशन। आपके पास कौन सा क्रोमोसोम आ रहा है चाइल्ड के पास, X आ रहा है या Y आ रहा है, क्योंकि एक तो मदर के पास से X आता ही है, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं, एक इम्पॉर्टेंट बात है ये काफ़ी, कि इन सम ऑफ एनिमल्स sex determination is controlled by the environmental factors. For example, in some reptiles, the temperature at which fertilized egg is incubated before hatching plays a role in determining sex of the offspring. ठीक है। इंक्यूबेशन पीरियड यानी कि जेस्टेशन पीरियड, ठीक है, उस टाइम पे, ठीक है, उस टाइम पे जो टेम्परेचर होता है वो बहुत ज़्यादा इफेक्ट करता है, इन्फ्लुएंस करता है आपकी प्रोजेनी के सेक्स के। प्रोजेनी मेल होगा या फीमेल होगा, ठीक है, उसके सेक्स डिटर्मिनेशन में काफ़ी रोल प्ले करता है। इट हैज़ बिन फाउंड दैट इन टर्टल हाई इंक्यूबेशन टेम्परेचर लीड्स टू डेवलपमेंट ऑफ फीमेल ऑफस्प्रिंग्स। यानी कि जब हाई टेम्परेचर होगी तो टर्टल की कंडीशन में फीमेल ऑफस्प्रिंग होगी, पर लीजर की कंडीशन में जब हाई टेम्परेचर होगा तो मेल ऑफस्प्रिंग होगा, ठीक है। Okay guys, session ends here. If you guys have any doubt regarding the topic, please leave it in the comment section.